कक्षा 11 आरोह पुस्तक के अंदर हमने पूर्व में राम नरेश त्रिपाठी की कविता को पथिक कविता को पढ़ लिया था और उसके अभ्यास प्रश्नों को किया था। आज हम नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। कवि परिचय और पाठ परिचय को इस क्लास के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं। सुमित्रानंदन पंत, जैसे ही नाम आता है तो प्रकृति की जो गूंज है, प्रकृति का जो वातावरण है वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। उत्तर भारत की ओर जन्मे या उत्तरांचल में जन्मे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। मतलब प्रकृति का जैसा सजीव वर्णन उन्होंने किया है वैसा अन्यत्र कवि नहीं कर पाया। ये सुमित्रानंदन पंत की एक पहचान के रूप में आता है हमारे सामने। उनका मूल नाम गोसाई दत्त था। 1900 ईस्वी के अंदर कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल के अंदर उनका जन्म हुआ था। कौसानी का जो उल्लेख है मैं आपको बता दूं, हमारे एक पाठ आएगा गद्य के अंदर। जो पाठ है एक गद्य के अंदर 12वीं के अंदर पाठ आप पढ़ोगे, उसके अंदर या 11वीं में कुछ ऐसे पाठ आ सकते हैं जिसमें इस कौसानी क्षेत्र का उल्लेख कहीं ना कहीं आता है यात्रा वृत्तांतों में। कौसानी क्षेत्र उत्तर भारत के अंदर एक जिला अल्मोड़े में प्रसिद्ध रूप में माना जाता है या पर्यटन के रूप में भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो जाहिर है कि जो ऐसी प्रकृति के ऐसी क्षेत्र के अंदर जन्म लेगा उसमें प्रकृति का वातावरण यानी प्रकृति के तत्व का आना तो स्वाभाविक ही था। उनकी कुछ रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। उनको कुछ पुरस्कार मिले पुस्तक लिखने और ग्रंथ लिखने के संदर्भ में, तो यहाँ उनका भी उल्लेख दिया हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से हम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो या न हो, तो ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है ना, यह उनको चिदंबरा कृति पर मिला था। किस कृति पर मिला था? चिदंबरा। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह उनको कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। और सोवियत लैंड पुरस्कार है वो उनको लोकायतन ग्रंथ पर मिला था। ये तीन आप ध्यान में रखिएगा। कभी कोई जानकारी में आता है या कुछ जनरल में प्रश्न आता है, जनरल ऐसे सामान्य रूप में तो हम बता सकते हैं। मृत्यु है वो 1977। तो आइए छायावाद से ही संबंध और छायावाद के बाद का जो समय था थोड़ा, उसके अंदर सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में से एक प्रमुख माने जाते हैं। अब 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं तो हमें ध्यान है। सुमित्रानंदन पंत एक हो गए, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। ये 4 कवि छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के रूप में माने जाते हैं। जो छायावाद के 4 महत्वपूर्ण कवियों में से एक कवि को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, देखिए महत्वपूर्ण स्तंभ बोला है, ठीक है ना, तो 4 स्तंभ है, उसमें से एक स्तंभ ये है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस प्रकार से प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया वैसा अन्यत्र कोई नहीं कर पाया। ये मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे यानी चतुर कवि है। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख रूप से विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। दोनों का संबंध स्थापित करने का जो कार्य है, प्रकृति से मनुष्य का संबंध जोड़ने का जो काम है, वह सुमित्रानंदन पंत ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। बहुत अच्छी बात बताइए कि प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का जो मिजाज है, उनका जो स्वभाव है, वह कविता में बदलाव का रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी,
पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके बाद ही अरविंद के मानवतावाद को प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम है जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। मतलब जैसे कि जैसे जैसे काल परिवर्तन थोड़ा होता गया उसके अनुरूप वे कविताओं में अपना परिवर्तन थोड़ा थोड़ा करते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। काम करने से मतलब है इनमें भी उन्होंने लिखा। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। रूपाब नाम की पत्रिका थी जो उस समय छपती थी, जिसमें कवियों की जो रचनाएं हैं, पत्रिकाएं, पत्र हैं वो छपते थे। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो एक इनकी भाषा से संबंधित हमने बात पढ़ ली है, बिंबात्मक भाषा। कविता पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे कि बिंबात्मक भाषा क्या होती है, चित्र भाषा क्या होती है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। पल्लव उनकी रचना थी, काव्य ग्रंथ था, तो खड़ी बोली को उन्होंने दिया। ये कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी वे आंखें, ठीक है ना, उनकी वे आंखें जो कविता पढ़ रहे हैं वह प्रगतिशील दौर की कविता और एक खड़ी बोली हिंदी की कविता है। पाठ परिचय देखिए, छोटा सा दिया हुआ है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वे आंखें प्रकृति से संबंधित तो थोड़ी है ही, लेकिन प्रगतिशील दौर की कविता है। अब प्रगतिशील दौर मानवतावाद को लेकर आया था, मानव को महत्वपूर्ण बताया गया है, मानव की छवि किस प्रकार थी उसको यहाँ बताया गया है, जीवन किस प्रकार का था उसको बताया गया है। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। युग युग से शोषण, हमें पता है कि युग युग से परिपाटी चली आ रही है कि बेचारों किसानों का किसी न किसी रूप में, कर के रूप में, जुर्माने के रूप में हमेशा शोषण ही होता आया है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। आज हमारा देश है वहाँ कृषि प्रधान माना जाता है। अब कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों को प्रमुख न मानकर, यानी किसानों को दयनीय मानकर उनके एक हाशिए के रूप में रख दिया है, ये गलत है। तो किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है, उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। तो उसी बात को, उसी महत्वपूर्णता को, उसी प्रासंगिकता को बताने के लिए यह कविता हमारे सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत की गई है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। ये वर्गीय चेतना जो समाज के वर्ग बनाए हुए हैं अलग अलग जाति प्रथा के रूप में या अन्य रूप में, उन पर भी यहाँ उनका भी खाका है वो प्रस्तुत करती है। तो ये एक किसान की दुर्व्यवस्था के रूप में, किसान जीवन के अंदर क्या करता है, किसान अपना जीवन किस प्रकार से जीता है, ये मानवतावादी अवधारणा इस वे आंखें कविता के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे सामने यह कविता है वे आंखें, ठीक है, वे आंखें कविता है, ये हमें दिख रही है, पुस्तक हमारे पास में रहनी चाहिए। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, वहाँ स्वाधीन रहा है अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ इसे मजदार आज संसार कगार सुदर्शन किसका। तो कुछ अलंकारिक वर्णन भी आएगा, अलंकारों का वर्णन भी आएगा। सामान्य खड़ी बोली के अंदर हम इस कविता को पढ़ेंगे। यह कविता दी है वे आंखें, यानी किसान की जो आंखें हैं
वे किस और आतुर हो रही है या क्या सोचती है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। गृह कार्य के रूप में एक छोटा सा काम है आपके लिए, बस ये शब्द छवि दी है, बहुत कम ही दी है, देखिए, ठीक है। खड़ी बोली वैसे भी जहाँ आती है वहाँ शब्दार्थ कम ही होते हैं। शरीकी, समान, दारुण, भयंकर, घोर, निर्दय, चितवन, दृष्टि, बेदखल, ये कुछ उर्दू शब्द हैं। हिस्सेदारी से अलग रखना, कारकुन, जमींदारों के कारिंदे, शिष्य, कुर्क, नीलामी, बरघो, बैलों, घरनी, घरवाली या पत्नी, ये प्रश्नों को कर लीजिएगा। ये शब्द संपदा को प्रश्न के रूप में। उसके बाद में जब हम ताकि कविता पढ़ेंगे तो यही शब्द हमारे सामने आएंगे तो हमें जल्दी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम ये वे आंखें कविता को पढ़ेंगे। 2 भागों के अंदर इस कविता को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इस कवि परिचय को और पाठ परिचय को एक बार आप वापस से पढ़ लीजिएगा और इसको स्मरण में रखिएगा।